हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त, ऐसा उम्मीद करती हूँ। मैं अभी इसके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025-26 में जो भी पेपर हुआ था, जो कि चला था मार्च में, पूरा 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 तक करा दिए हैं, मतलब पार्ट 3 तक करा दिए हैं। 3 पार्ट मेरे हो चुके हैं। आज मैं जल्दी से चलूंगी पार्ट 4 की तरफ। अब फटाफट आपको क्या करना है, तो आपको चैनल को लाइक कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब मार देना है। और ये सारे जितने भी मैंने 3 पार्ट कराए हैं, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच करिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी से नहीं बने थे भाई, है ना। और आई एम वन ऑफ देम एज वेल, है ना, आप ही की जैसी हूँ मैं भी। सो बस कोशिश मेरी जारी है कि मैं साथ साथ रिवीजन करूँ और साथ साथ रिकॉर्डेड भी ला दूँ, ताकि आपको भी हेल्प करे और मेरे को भी काफी हेल्प करे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं जो ला रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन इसमें मिक्सअप हैं, बट मैथ्स के क्वेश्चन में करवा नहीं रही हूँ, ठीक है, सिर्फ जीके करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 101। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान नरमपंथी मतलब जो हमारे थे, क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बुढ़ों का जो सरदार बूढ़े लोग थे जो वैसे जवानी में जो खून होता है गर्म होता है, एक्सट्रीमिस्ट थे। और उसके बाद क्या थी, तो मॉडरेट थी। तो मॉडरेट की बात हो रही है। मॉडरेट ने किस पद्धति को विशेष रूप से अपनाया था? वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, विदेशी वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार किया था, संवैधानिक सुधार, या फिर स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन की बात करें, देखिए इंडिजिनस जो आंदोलन हुआ था वो हमारा हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था बताइएगा जरा। पूर्ण रूप से स्वदेशी हमें चाहिए था, पूर्ण रूप से हमें चाहिए था स्वदेशी। पहले आधा अधूरा चाहिए था, उसके बाद हमें पूरा चाहिए था 1930 के अराउंड, 1929 1930 के अराउंड। और आपको पता है रावी नदी में, लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा भी फहराया गया था, है ना, याद होगा। तो विदेशी वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार, संवैधानिक सुधार, या फिर वैदिक शिक्षा का? तो देखिए वैदिक शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन ये दोनों कट हो जाता है, क्योंकि बात हो रही है प्रारंभिक चरण की मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। 1907 में सूरत विभाजन के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, अलग अलग दल बन चुके थे, जिसमें से जितने भी पुराने थे, ओल्ड एज थे, वो सारे मॉडरेट्स थे। जितने यंग थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल थे। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे जो लोग थे, वो हमारे किसमें गए थे? मॉडरेट्स में। आंसर हमारा सी रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 17 तारीख का, 17/3/2026 का, सुबह वाली शिफ्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में बिना लाइसेंस वाली विनिर्माण गतिविधियों के लिए वर्ष 1991 में कौन सा प्राथमिक उपाय स्टार्ट किया गया था? इंटरप्रेन्योरियल क्लियरेंस फॉर्म, स्पेशल इकोनॉमिक फाइलिंग सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट अप्रूवल लाइसेंस, या फिर इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम, उद्यमशीलता मंजूरी प्रपत्र, विशेष आर्थिक फाइलिंग प्रमाण पत्र, परियोजना अनुमोदन लाइसेंस, या फिर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन? विनिर्माण की गतिविधियों के लिए, बिना लाइसेंस वाली विनिर्माण गतिविधियों के लिए, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ए नंबर। मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रोडक्शन का काम जो है, वैसी गतिविधियों के लिए कौन सा 1991 में। और 1991 अगर आप याद रखेंगे तो एलपीजी रिफॉर्म आया था, याद रखिएगा, एलपीजी रिफॉर्म आया था, है ना। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। आंसर हमारा एक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 18 मार्च 2026 का, और ये सेकेंड शिफ्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में आयोजित कौन सा कार्यक्रम इस बात पर प्रकाश डालता है कि सदस्य देश मानवाधिकार, पर्यावरण, दंड कानून और समुद्री कानून जैसे अन्य क्षेत्रों में विभिन्न बहुपक्षीय संधियों की पुष्टि करना जारी रखे हुए हैं? हमारे पास यूएन जो है, यूएन द्वारा 2025 में ऐसा कौन सा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मानव के हितों के, मतलब ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की बात करेंगे। अगर आपने कुछ लीगल रोक किया, इलीगल काम किया, तो उसके लिए आपको क्या दंड मिलना चाहिए, क्या पेनाल्टी मिलना चाहिए, है ना। और इसके साथ समुद्री कानून, वाटरवेज का क्या कानून होना चाहिए, ये कौन सी हमारी क्या बोलते हैं कार्यक्रम हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, 2025 संधि कार्यक्रम, पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन, या फिर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन? सो हमारा जो आंसर रहेगा भाई, 2025 में जो हमारा टीटी हुआ था, टीटी कार्यक्रम, टीटी प्रोग्राम हुआ था, आंसर हमारा बी है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, 17 तारीख का ही क्वेश्चन है, सुबह की शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल के टाइम पे मगध राज्य में कितने गांव थे? भाई इतना डीप में क्वेश्चन पूछा है कि 40,000 गांव थे, 1 लाख थे, 60,000, 80,000। बौद्ध साहित्य के अकॉर्डिंग राजा बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार किसके बेटे थे, ये बताना है मुझे। मगध डायनेस्टी की बात हो रही थी, बिंबिसार किसके बेटे थे? बिंबिसार बेटे थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार आया था, बिंबिसार के बाद अशोक आया था, ठीक है, याद रखिए अशोक आए थे। तो हमारे पास यहाँ पे 80,000 गांव थे,
80,000 गांव थे, याद रखिएगा। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंदुसार के शासनकाल में टोटल जो गांव थे वो 80,000 थे। और ये 17 तारीख का ही पेपर है, सुबह का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 11 में .msi फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल मुख्यतः किस विशेष फंक्शन के लिए डिजाइन की गई है? .msi वाली फाइल फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इमेज एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, रास्टर एंड वेक्टर को इमेज को एडिट करना, मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को इनकोड करना है। अब हमारे पास .msi एक्सटेंशन वाली फाइल है और ये किस फंक्शन के लिए? तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, याद रखिएगा। और ये विंडोज 11 की बात हो रही है ना। चलिए, जिनने लाइक नहीं किया फटाफट दोस्तों लाइक कर दो। जिनने भी लाइक नहीं किया दोस्त, सारे लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने भाई बंधुओं मित्रों यारों रिश्तेदारों सबको सब्सक्राइब कर, सबको बुला के लाना है। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही देना आपको, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स का फंस गया है, मैथ्स का हटा दूंगी। हमारे पास नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2025 तक की स्थिति के अकॉर्डिंग भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं? ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम्स लिया हुआ है क्योंकि मैं लाइव बुक कराती हूँ, जो कि चैनल का नाम है विराट विजन चैनल में मैं मॉक टेस्ट करवाती हूँ, जो कि चलता है डेली 9:05 से लेके 9:05 PM से लेके 11 PM, सम टाइम एक्सटेंडेड टू 11:30 तक, बट इतना ही रहता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो मैं मल्टीपल टाइम्स लिया है मैंने कि कितने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने % यहाँ पे घरों में नल से जल का कनेक्शन हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है 69.34, 79.34, 84 या फिर 92। आंसर हमारा बी रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरे साथ पढ़े रहे होंगे उनका गलत नहीं होगा। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 109। दुनिया भर में साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किस शहर में सबसे पहले सार्वभौमिक कानूनी ढांचे पर 72 देशों के साथ साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुए हैं? यहाँ पे हमारे पास एक कन्वेंशन हुई है जो कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट थी और इससे निपटने के लिए पहले यूनिवर्सल ढांचे के रूप में 72 देशों के साथ 72 देशों ने साथ में सिग्नेचर किए हैं, हनोई में, वियना में, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। और ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, 24 तारीख का क्वेश्चन, 24 मार्च 2026 का, और दोपहर की शिफ्ट थी ये शिफ्ट थी। तो चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हनोई। और आपके लिए क्वेश्चन है, हनोई कहाँ पे है? वियना की बात रही, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जिनेवा को आपको पता है, ऑस्ट्रिया को आपको पता है, सॉरी न्यूयॉर्क को आपको पता है। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हनोई में हुआ था। अब आप हनोई का कंट्री बताइए, हनोई किस कंट्री में है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आई होप मजा आ रहा होगा आपको। मजा क्या मतलब, पेपर के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2025 में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट CRISPR प्रोटीन GLUcase9 बनाया है, जो कि जीन एडिटिंग को ट्रैक कर सकता है? भाई साहब, जीन एडिटिंग को ट्रैक कर सकता है कि भाई आप ही का जीन है कि नहीं है। जीन एडिटिंग, कितना जीन एडिटिंग हुआ है ना। जैसे काला बच्चा है तो उसको गोरा चाहिए। इंडियन में हमारे तो यही कल्चर है कि जितना गोरा इंसान उतना खूबसूरत, चाहे उसका नाक टेढ़ा हो, आंख टेढ़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट गोरा है दैट मीन्स दे आर ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसा, बट हाँ, दिसंबर 2025 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जैव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंट CRISPR प्रोटीन GLUcase9 जो बनाया गया है वो कहाँ से है, जो कि जीन एडिटिंग को ट्रैक करेगा? बोस इंस्टीट्यूशन कलकत्ता, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, TIFR मुंबई। तो इसका जो आंसर रहेगा भाई बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन है 24 मार्च 2026 का, 12 दोपहर वाली शिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बताइएगा। सारे के सारे लोगों से गुजारिश है, प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। नीति आयोग के SDG इंडेक्स पूर्वोत्तर जिले, SDG इंडेक्स एनी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट 2023-24 में मिजोरम के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, मिजोरम के कौन सा जिला है जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन चुका है SDG इंडेक्स में, है ना? हाहाथियाल, लुंगलेई, चम्फाई या फिर आइजोल। और ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। 16 तारीख का पेपर है ये, और ये दोपहर वाला पेपर है। आंसर हमारा हाहाथियाल है। मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मिजोरम से कोई हो तो लेट मी करेक्ट इट, है ना, मुझे करेक्ट कर देना भाई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य के कई 37 स्टेशनों के कामकाज को बुरी तरह से बाधित कर दिया है? अब बनी बात है भाई, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा तो डेफिनेटली काम तो डिस्टर्ब होगा, घर उखड़ेंगे, बहुत सारा चीज होगा, बीमारी आएगी साथ में।
हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड में हर साल बादल फट ही जाता है। सिक्किम में भी काफी सिक्किम में भी काफी बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बट अगर जुलाई 2023 की बात करें, अचानक से जो बाढ़ आई थी वो हिमाचल प्रदेश में आई थी। सो या हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। 13% यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट राइट किया है और 60% लोगों ने गलत कर दिया है। 16 तारीख का पेपर था और ये दोपहर वाला पेपर था। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के निर्णय की प्रक्रिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतदान शक्ति का विवरण कैसे होता है। जब भी जीएसटी काउंसिल बनती है तो उसमें क्या रहता है, सेंट्रल का कितना पार्टिसिपेशन रहता है और स्टेट का कितना पार्टिसिपेशन होता है, और इसमें फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। केंद्र का आधा रहता है, राज्य का आधा रहता है। केंद्र का 2/3, राज्य का हाफ 1/3। 1/3 स्टेट का, सेंट्रल का, और 2/3 राज्य का, और अकेले राज्य का 1, केंद्र का 0। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, आधा आधा नहीं रहेगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा और तीसरा ऑप्शन बचा। हाँ बेशक अगर किसी को आंसर नहीं बनता, लॉजिक से जाएगा तो भाई केंद्र का ज्यादा रहेगा, राज्य का कम रहेगा, क्योंकि केंद्र पप्पा है और राज्य बेटा है ना। बट अगर हम बात करें जीएसटी परिषद में, जब जीएसटी काउंसिल बनती है, कमेटी बनती है, तो वहां पे जो रेशियो रहता है इलेक्शन का, वो इलेक्शन का रेशियो रहता है, क्योंकि सेंट्रल की बात हो तो सेंट्रल में कम लोग रहता है, स्टेट में ज्यादा लोग रहता है ना। तो इस वजह से हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी सी नंबर। ओके अच्छा क्वेश्चन है, 25 तारीख का क्वेश्चन है, 25 मार्च 2026 का, और ये 9 बजे से लेके सुबह वाली शिफ्ट थी। अब हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ दूंगी। चलिए बताइएगा, बनास संस्कृति का उत्खनित स्थल कौन सा नहीं था बनास का। ऑप्शन है हमारे पास गिलुंड, बागोर, अहार। अब बनास संस्कृति क्या है, अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे पास जो है नागदा जो है बनास संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता था भाई, काहे को झूठ बोलूं, और झूठ बोलना ही क्यों है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। ठीक है, लवली। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 116। नवंबर 2025 में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC की थीम क्या रही है। भाई थीम बड़ा पूछता है, एक क्वेश्चन में ना, एक पेपर में 2 थीम तो पूछ ही लेता है भाई, 2 थीम पूछ लेता है। मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफी पूछ रहा है भाई, है ना। पहला हमारे पास है समावेशी विकास के लिए AI एंड क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, बेहतर भविष्य के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सतत विकास के लिए नवाचार, या फिर विकसित भारत 2047 के लिए कल्पना करें, नव प्रवर्तन करें और प्रेरित करें। अब हमारे पास क्या था, नवंबर 2022 में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव की जो थीम थी वो थी हमारे पास पहला, समावेशी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लवली। ठीक है, और ये क्वेश्चन था 24 मार्च 2026 का, दोपहर वाली स्थिति 12:45 से लेके 2:15 तक। आगे बढ़ेंगे, दामवडी मुक्ता भारत के किस राज्य का प्रमुख आघात वाद्य यंत्र है, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का, केरला का। दावंडी कहाँ का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो दावंडी एक तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु को हम पहले कहते थे कांचीवरम, कांचीपुरम या फिर कांचीवरम तो साड़ी होती, कांचीपुरम इसका पुराना नाम था तमिलनाडु का, फिर बाद में जाके नाम पड़ा तमिलनाडु, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिनने लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, 25 तक क्वेश्चन होगी, 125 तक। व्हेन डिड द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट कम इनटू द फोर्स। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब आया था फोर्स में, 1 अप्रैल 1988, 9 नवंबर 1995, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट की बात हो रही है। व्हेन डिड द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट केम इनटू द फोर्स, मतलब इन्फोर्समेंट कब हुआ था, आया जब आया था जब, रहने दो, लागू कब से हुआ था। आंसर हमारा रहेगा बी नंबर, 9 नवंबर 1995। 1995 की अगर हम बात करें, 1 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 1995 को WTO और WHO ये मेंबर एक्सेप्ट कर ली थी भारत ने दोनों की, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना। ठीक, हमारे पास है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटीज क्या बोलते हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का यूज होता है। दूसरा हमारे पास है रक्षा बलों के, तो क्या होता है लोक सेवक की भर्ती में मूल अधिकार, क्या मतलब है इसका, ये मुझे लगता है कि लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोगकर्ता हो सकता है। रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और संस्थीय कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं। भाई गलत हो जाएगा ना, अगर आप जैसे यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, ऑलरेडी आप रक्षा बल के सदस्य हैं, मतलब आप इंडियन आर्मी में हैं, हाई कोर्ट के क्या बोलते हैं जज हैं, और इसके बाद संसद के कर्मचारी, मतलब हमारे चाचा विधायक, चाची विधायक, और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी, तो ये तो नहीं रहेगा यार।
तीसरा हमारे पास है सीएटी के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति। भाई पेपर दे के हम जाते हैं, आंसर हमारा सिर्फ एक रहेगा, पेपर दे के सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, है ना, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटीज क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 121। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 करोड़ का ऋण बिना किसी संपार्श्विक संपत्ति के लिए, मतलब एमएसएमई के तहत केएफसी मशीनरी के लिए लोन स्कीम जारी किया। केएफसी मशीनरी लोन स्कीम जारी किया है। प्लीज बताइएगा, तमिलनाडु है, गुजरात है, केरला या फिर असम। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 करोड़ का ऋण बिना किसी 5 करोड़ का लोन जो है बिना किसी क्या बोलते हैं उसके सिक्योरिटी के लेना स्टार्ट कर दिया? केरला, ठीक है, केरला याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 122। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएसवाई किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? मत्स्य संपदा मतलब फिशरीज कब से स्टार्ट हुआ था? 16 से, 18 से, 20 से या फिर 22 से? तो फिशरीज की बात करें, फिश का जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 2020 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हैं, दिक्कत ये हमारी होती है, बट स्टिल वी हैव टू डू दैट क्वेश्चन, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2020 में किस ऑनलाइन महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए थे? रंगमंच में, नृत्य महोत्सव में, नृत्यांजलि या फिर नाट्य उत्सव? 2020 में किस ऑनलाइन फेस्टिवल था ये? ऑनलाइन फेस्टिवल में यहाँ पे शास्त्रीय कलाकारों द्वारा वृत्त चित्र प्रस्तुत किए गए थे, मतलब ऑनलाइन आप उन्हें देख सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। तो नृत्यांजलि हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन था 19 तारीख का, जो कि मेरा शिफ्ट था। नहीं, मेरा शिफ्ट नहीं था, मेरा सेकंड शिफ्ट था, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। आगे बढ़ेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग 27 में वैश्विक आर्थिक विस्तार निम्नलिखित में से किस दर की होने की अपेक्षा है? मतलब कब होने वाला है, कितना है? 3.2%, 2.9%, 4% या फिर 3.5%? ये क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं आता था भाई, तो आंसर हमारा 1 नंबर है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट ये रहा 4 और कल मैं कराऊंगी पार्ट नंबर 5। तो प्लीज सारे लोग जुड़िए और आप भी आइए, अपने भाई बंधु मित्रों यारों रिश्तेदारों सबको लेकर आइए। थैंक यू सो मच। डेली आपको वीडियो मिलेगा, जो मिलेगा 8:05 में। अगर आप लाइव मॉक टेस्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरा चैनल है मेरा विराट विजन के नाम से, जिसमें मैं मैथ्स करवा रही हूँ, जीके करवा रही हूँ और इंग्लिश करवा रही हूँ। 3 सब्जेक्ट में लेके चल रही हूँ। तो जुड़ना ना भूले। 9:05 से लेके 11:20 या फिर 11:10 तक तो होता ही है। तो वो तो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने और कितना टाइम लग रहा है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करना, दोस्तों को सब्सक्राइब करवा देना और शेयर कर देना। बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।